नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की उठ रही मांग। सीएम धामी ने कहा, किसी भी हाल में नहीं होगा कोई परेशान, फैसला जनता के हित में होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर समीक्षा बैठक। खिलाड़ियों के ट्रायल का 26 अक्टूबर से पहला कैंप। खेल मंत्री ने चयन प्रक्रिया और समय सीमा पर की चर्चा। उत्तराखंड सरकार स्वरोजगारों को लेकर तैयार कर रही बड़ी योजना। विधानसभा में उप समिति की बैठक में तैयार किया ड्राफ्ट। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में मीटिंग। केदारनाथ उपचुनाव के लिए आज से नामांकन। 29 अक्टूबर को पर्चा दाखिल करने की अंतिम तिथि। कांग्रेस विधायक ने किया जीत का दावा। हल्द्वानी में एसओजी और पुलिस का एक्शन। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। अवैध देसी तमंचा और बंदूक समेत 4 जिंदा कारतूस बरामद। खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून स्थित मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर मांग उठ रही है। इस बीच वहीं आज सरकार के द्वारा पूर्व में लाए गए अध्यादेश का समय भी खत्म हो रहा है। इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी हाल में किसी को परेशान नहीं किया जाएगा और जनता के हित में जो निर्णय हैं वो लिए जाएंगे। सरकार पहले भी अपनी मंशा स्पष्ट कर चुकी है, जो फैसला हित में होगा उसको लिया जाएगा। मलिन बस्तियां यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहां है वहीं पर रहेंगे। उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी ने मलिन बस्तियों को अगर बचाया है, भारतीय जनता पार्टी ने बचाया है। पहले अध्यादेश हम 2 बार अध्यादेश ला चुके हैं। आगे भी चाहे उन बस्तियों के लिए कोई नियम बनाने की बात हो, क्या अध्यादेश लाने की बात हम लाएंगे और मलिन बस्ती वासियों के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, वो वहीं पे रहेंगे। मुख्यमंत्री जी भी उस चीज़ को कह चुके हैं, क्योंकि वो आज यहाँ के वासी हैं और उनकी जनता करना हमारी सरकार की जनता है। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के संबंध में बैठक ली। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारी और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। चयन की प्रक्रिया और चयन की समय सीमा पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के ट्रायल को लेकर 26 अक्टूबर 2024 से पहला कैंप आयोजित किया जाएगा और स्टेट गेम्स में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को इस कैंप में प्रतिभाग का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि दूसरे कैंप का आयोजन ओपन ट्रायल के लिए किया जाएगा। प्रत्येक कैंप का आयोजन 25-25 दिनों के लिए किया जाएगा। इस प्रक्रिया से हम उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय खेलों के लिए कर पाएंगे। देखिए, आज राष्ट्रीय खेलों के निमित्त खिलाड़ियों के चयन के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में, उनके पदाधिकारियों के साथ में आज बैठक आहूत की गई है और उस बैठक में खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा इसको लेकर चर्चा हुई है, जिसमें प्रारंभिक चयन ट्रायल का आयोजन से लेकर फाइनली चयन करने तक किस समय से लेकर किस समय तक में ये प्रक्रिया की जाएगी अथवा उन बच्चों के कैंप कब से हम लोग लगाएंगे, ये आज डिस्कस हुआ है और ये सहमति बनी है कि 26 अक्टूबर से बच्चों का पहला कैंप लगेगा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार सचिवालय में ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अब तक परिषद द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में ग्राम विकास मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर जल्द से जल्द जेई और रोजगार सेवकों के रिक्त पदों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए ताकि विकास कार्यों में गति लाई जा सके। मेरी गांव मेरी सड़क
योजना हेतु मानक निर्धारित करें जिससे प्रत्येक ब्लॉकों को सड़कों की निश्चित संख्या मिल सके। मंत्री ने योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर भी तेजी से लागू करने का आदेश दिया और कहा कि इस योजना का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण किया जाना चाहिए। देखिए, आज राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक यहाँ पर आहूत की गई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण और सभी माननीय शासकगण यहाँ पर मौजूद थे। और समीक्षा में ये पाया गया कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में केंद्र के औसत से हमारा प्रदेश आगे चल रहा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं जो माननीय सदस्यों के सुझाव आए, हमने उनको समाहित करते हुए निर्देशन जारी कर दिए। जैसे सुझाव आया कि हमारे जो रोजगार सेवक हैं उनके 671 पद रिक्त हैं। हमने सभी जिलों को निर्देशित कर दिया है कि उनको जिले के स्तर से उनकी भर्ती की जाए ताकि ये काम शीघ्र हो सके। प्रदेश में मौजूद एकल महिलाओं के लिए उत्तराखंड सरकार स्वरोजगार को लेकर एक बड़ी योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसके संबंध में आज विधानसभा में कैबिनेट की उप समिति की बैठक में योजना का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया। बता दें कि बैठक कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में की गई, जिसमें महिला बाल विकास सचिन चंद्रेश यादव और निदेशक प्रशांत आर्य मौजूद थे। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को लेकर आज फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और अब जल्द ही इसे कैबिनेट के जरिए मंजूरी देकर मुख्यमंत्री इस योजना को प्रदेश की सभी एकल महिलाओं के लिए लॉन्च करेंगे। वहीं योजना के तहत उत्तराखंड की जो भी स्थायी निवासी 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की निराश्रित महिलाएं होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार एक स्कीम लॉन्च हुई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। उसके लिए हम लोग बैठे थे कि उप समिति बनी है, कैसे हमारे यहाँ की जो पात्र महिलाएं, मैं पात्रता भी बताऊंगा, उनको हम आत्मनिर्भर कर सकें। इसमें जो पात्र महिलाएं होंगी, एक तो इसका जो क्षेत्र होगा पूरा प्रदेश, यानी कि उत्तराखंड हमारा प्रदेश में जो महिलाएं यहाँ की मूल या स्थायी निवासी होंगी। दूसरा, एकल निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में होगी। विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर जद्दोजहद चल रही है। लेकिन अगर बात भाजपा की जाए तो भाजपा में भी कशमकश का माहौल दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। इसको लेकर भाजपा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी ने नाम का पैनल बनाकर केंद्र को भेजा है और केंद्र उस पर चिंतन मंथन कर रहा है। जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है और आपको मालूम है कि पूरे देश में लगभग 50 उपचुनाव हैं और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हैं, तो सभी पर प्रक्रिया जारी है और अभी आज नामांकन प्रारंभ हुआ है, अभी एक सप्ताह है। तो नामांकन की तिथि तक निश्चित रूप से प्रत्याशी की घोषणा होगी, मंथन के बाद होगी। कहीं कोई पेच नहीं है, पार्टी में पूरी पारदर्शिता है। निश्चित रूप से जीतने वाले प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य को 2 दिन में इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होगी। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी महिपाल सिंह ने समाचार पत्रों में 25 अक्टूबर को राजकीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की खबर को आधार बनाकर जनहित याचिका दायर की थी। कहा था कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था। इसमें छात्र संघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव नहीं कराए और न ही शासन से दिशा निर्देश प्राप्त किया,
जो लिंग 2 समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। और पुलिस ने अवैध हथियार बनाकर उनकी तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक अवैध देसी तमंचा और एक देसी अवैध बंदूक सहित 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी अनिल सिंह और सर्वेश कुमार मुखानी क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस ने 52 नाला बासनी रोड मुखानी से पकड़ा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आर्म्स अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल पुलिस द्वारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े हुए जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ समय समय पर अभियान चलाते रहे हैं। इसी क्रम में हमें कुछ लोगों की एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर कुछ लोग अवैध हथियार बेचने का काम करते हैं। इसमें एसओजी की टीम में, लोकल थाना पुलिस की टीम में एक्टिवेट हुई और हमारी दोनों टीमों ने कल 2 अभियुक्तों को 2 अवैध हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से हथियार लाना और यहाँ नैनीताल जिले में बेचना पाया गया है। इनमें से 1-2 अभियुक्त हैं, उनका कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ जो है संज्ञान में है। इसमें भी जांच की जा रही है कि ये लोग किसके संरक्षण में इस तरह कार्रवाई की जा रही है। बक्सर पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान अलग अलग जगहों से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 देसी तमंचे सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। दोनों आरोपी क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जोशीमठ नगर क्षेत्र के घनी आबादी वाले डांडो गांव के अपर बाजार क्षेत्र में मादा भालू के 2 बच्चों के साथ घुसने की खबर से गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव के बीच बस्ती के खेतों में उगे मक्का के खेतों में मादा भालू बच्चों के साथ गौशाला से लौट रही महिलाओं को नजर आया। रात को भालू अचानक बिजली विभाग कार्यालय के पास मुख्य बाजार में दिखा। लोगों के शोर मचाने के बाद वापस गांधी मैदान मार्ग से गांव की ओर भाग निकला और घनी झाड़ियों में कहीं छुप गया। सूचना मिलने पर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के वन क्षेत्र अधिकारी गौरव नेगी में क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंचे और पटाखे जलाकर भालू को आबादी से दूर भगाने के प्रयासों में रात भर टीम जुटी रही। इधर नगर पालिका प्रशासन द्वारा सुबह से पैदल रास्तों पर घनी झाड़ियों को साफ करने के लिए एक पर्यावरण मित्रों की टीम भेजी गई है, जो प्रभावित इलाकों में झाड़ियां साफ करने का काम कर रही हैं। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर को साफ सफाई और मरम्मत कार्यों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद हर की पौड़ी क्षेत्र का नज़ारा कुछ अलग ही दिखाई दिया। गंग नहर सूखने के बाद यहां अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया ट्रैक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस ट्रैक से ब्रिटिश काल के ऑफिसर्स गंग नहर का निरीक्षण करने के लिए आते जाते थे। हरिद्वार के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बताया गया कि ये ट्रैक लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा है। उस समय सड़कें पुल ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, इसलिए अंग्रेजी अफसर इस ट्रैक का आने जाने में इस्तेमाल किया करते थे। हर साल मेंटेनेंस के लिए यूपी सिंचाई विभाग की ओर से गंग नहर को बंद किया जाता है, जिससे धर्मनगरी हरिद्वार का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है। गंगा का पानी सूख जाने से गंगा की तलहटी पर नजर आ रहा यह ट्रैक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हरिद्वार स्थित डाम कोठी से लेकर लाल कोठी तक इस ट्रैक का निर्माण ब्रिटिश काल शासन के दौरान किया गया था। इसका उद्देश्य नहर का निरीक्षण और अन्य सामान ले जाने के लिए किया गया था, मगर बदलते वक्त के हिसाब से जैसे बाईपास सड़क का निर्माण हुआ तो भीमगोड़ा बैराज के आसपास का स्वरूप बदल गया। सन 1850 के आसपास लॉर्ड कोटले ने इंग्लिश टाइम में यहां से गंगा जी से एक नहर निकालने के लिए यहां डैम बनाया। उस डैम की देखरेख करने के लिए और इस गंग नहर की घाटों की और इसके सब चेकिंग के लिए उन्होंने, तब इतने साधन नहीं थे, तो डाम कोठी जो वर्तमान में डाम कोठी नंबर 1, डाम कोठी से और एक लाल कोठी है झील के, डैम की झील के सामने,
वहां तक के लिए ट्रैक बनाया था। इस ट्रैक पे ट्रॉली से अंग्रेज ऑफिसर्स अपने इसकी नहर की चेकिंग और ये सब करते थे। देखिए, ये जो ट्रैक बना हुआ है, ये रेलवे ट्रैक जो है अंग्रेजी शासन काल के समय से, जब गंगा नहर बन रही थी, कर्नल काटले जिसको बना रहे थे, और उसके बाद यहाँ के जो सामान का आवाजाही करने का काम था, सामान ले जाने का काम था, जो अंग्रेजी हुकूमत के लोग यहाँ से आवागमन करते थे, उस सब चीज की देखरेख करते थे। तो अपनी सहूलियत के लिए इस प्रकार का उन्होंने रेलवे ट्रैक लगाया, ना कि ये नागरिकों को या आम यात्रियों को लाने ले जाने वाला रेलवे ट्रैक है। उसलिए वो अपने डामकोटी ऑफिस से ले जाकर वहां तक ये इस प्रकार का ट्रैक बनाया था, क्योंकि पहले बहुत सारी दिक्कतें सामने आती थी। उन दिक्कतों के कारण ही सामान, क्योंकि गंगा का जल स्तर भी बड़ा प्रभावमान था, कोई किसी भी प्रकार की कोई लाने ले जाने की व्यवस्था नहीं थी, हैवी मटेरियल होता था। उन सब की सुविधाओं को देखते हुए ये इस प्रकार का ट्रैक बनाया गया था। और जो जब भी गंगा क्लोजर होता है तो लोगों के, क्योंकि हर वर्ष नए लोग आ जाते हैं, नए, उनके लिए आकर्षण का केंद्र होता है। के अंतर्गत आने वाले साल भोजी नंबर 1 में लकड़ी तस्करों द्वारा अवैध रूप से पेड़ों को काट दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ के काटे गए लकड़ी के गिल्टे कब्जे में ले लिए। उन्होंने वन विभाग एसडीओ कार्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पर लकड़ी तस्करों ने इस घटना को अंजाम दिया और विभाग के अधिकारियों को कानो कान खबर नहीं लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को देखकर तस्कर फरार हो गए। वन विभाग की एसडीओ संचित वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ अज्ञात लकड़ी तस्करों द्वारा वन क्षेत्र से 2 साल के पेड़ों को काटा गया है। विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर काटी गई लकड़ी को कब्जे में ले लिया। मामले की पूरी जांच की जा रही है। 2 दिन पहले हमको सूचना मिली थी कि साल भोजी नंबर 1 में जो हमारे अतिक्रमण क्षेत्र से लगा हुआ है, वहाँ पर 2 साल के पेड़ कटने की सूचना हमको प्राप्त हुई थी। तो हमारा स्टाफ मौके पर गया और जो भी वहाँ पर माल वगैरह हमने बरामद किया है, कुछ नग हमको साल के वहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जिनको हमने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। और जो संबंधित है उसके विरुद्ध हमने जुर्म केस यहाँ पर इजराई किया गया है। आगे की जाँच जारी है। अभी तो इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है। तुरंत ही इस बात का पता चल जाएगा कि किसके द्वारा ये किया गया। मसूरी में मसूरी प्रतापनगर जन कल्याण समिति द्वारा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। टिहरी झील में तैराकी का कीर्तिमान स्थापित करने वाले पिता पुत्रों का सम्मान हुआ। सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जनपद टिहरी के प्रतापनगर के मोटड़ा निवासी प्रतापनगर भाजपा मंडल अध्यक्ष और उनके दोनों पुत्रों ऋषभ और पारस को सम्मानित किया। इस मौके पर गणेश जोशी ने खेल मंत्री से फोन पर वार्ता कर तैराकी में कीर्तिमान बनाने वाले पिता पुत्रों को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर राज्य सरकार द्वारा सम्मानित करने के साथ उनको प्रोत्साहन देने की बात कही। नगर के आदरणीय दिलरूप सिंह रावत जी, 2 उनके पुत्र पारस और ऋषभ, जिन्होंने 9 घंटे लगातार तैरकर 18 किलोमीटर लंबे टिहरी झील को पार किया बिना लाइफ जैकेट के, अपने आप में एक कीर्तिमान है। समिति के लोगों ने अनुरोध किया है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2021 में ये शास्त्रीय कार्य इनके द्वारा किया गया था। क्या कारण रहे कि इनको जो उचित सम्मान मिलना था नहीं मिला। मैंने भी यहीं से खेल मंत्री जी से बात की है। उसके लिए जो जरूरी कागजात हैं, मैंने संबंधित आदरणीय दिलरूप सिंह जी से कहा कि आप मुझे उपलब्ध कराएं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इनको एक राज्य स्तर पर उचित सम्मान मिले, क्योंकि ऐसी प्रतिभाओं को आगे आना चाहिए और इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उनको ट्रेनिंग मिले। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।